हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स में कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल स्पेक्ट्रम। वो क्या है? रेनबो। इसके पहले देख चुके हैं कि प्रिज्म के थ्रू हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? व्हाइट लाइट इट ब्रेक्स अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। अब देख लीजिए, सनलाइट जो है वो ब्रेकअप होना चाहिए 7 डिफरेंट कलर्स में और तभी हमको रेनबो दिखेगा। अब उसके लिए प्रिज्म चाहिए। तो हम लोग को प्रिज्म कैसे मिलता है इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि रेनबो कहाँ फॉर्म होता है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई। इन द स्काई कब फॉर्म होता है? आफ्टर रेन शावर। ठीक है, बरसात के बाद जैसे हुआ उसके बाद ही हमको रेनबो दिखेगा। ठीक है, मतलब ये रेन शावर होना चाहिए। अब क्या होता है, रेन शावर के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो जाता है, तो वहां बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगा हमको। और वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, इसको जैसे दिखा रहे हैं एक रेन ड्रॉप है ना, तो वही जो वाटर ड्रॉपलेट है दे एक्ट एज टाइनी प्रिज्म्स। ठीक है, water droplets act as tiny prisms। क्लियर है? अब ये एक हम लोग वाटर ड्रॉप लेके हम लोग देखते हैं। यहाँ जो है ये सनलाइट, ये व्हाइट लाइट है ना। अब यहाँ जाके क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये क्या हो गया, इट इज सेपरेटिंग टू मीडिया है ना। इधर एयर है और इधर है वाटर, तो द लाइट बेंड्स। ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब क्या है, ये व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट में जो डिफरेंट कलर्स है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट स्पीड दे बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, और इसीलिए यहाँ डिस्पर्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 7 कलर्स डिस्पर्स हो गए। अब क्या है, इस रेनड्रॉप के अंदर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ना, सर्टेन एंगल पे जाके इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया उसके बाद इस सरफेस में आके फिर से यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा है ना, वाटर टू एयर। क्लियर है? एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जब भी व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस तो उसमें 3 थिंग्स ऑकर। एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक ट्रांसमिशन और एक एब्जॉर्प्शन है ना। शुरू वाले क्लास में बताए थे। तो यहाँ जैसे इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो यहाँ अधिकतर जो होगा वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यहाँ हो जाता है, दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो थोड़ा बहुत लाइट उधर रिफ्रैक्शन होता है ना, तो वहाँ ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर इधर है ना, तो उस रिफ्रैक्शन से इसको कोई मतलब नहीं। तो मेनली क्या है, ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर यहाँ से जो लाइट रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर के आई में आता है, तो ही इज एबल टू सी दोज लाइट है ना, जो डिफरेंट कलर्स दिखेगा, तो यहाँ खड़े होने से वो दिख जाएगा उसको। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो डिफरेंट फिनोमेना जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फिनोमेना ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन है ना। तो सबसे पहले क्या बात की, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन, उसी के साथ साथ क्या हो गया, डिस्पर्शन। क्योंकि लाइट जो है ये व्हाइट लाइट है तो इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तो ये डिस्पर्स्ड हो गया। अब यहां जाके इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर यहाँ पे आके फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। तो जो 3 फिनोमेना है वो ये 3 हो गया। क्लियर है? अब एक और बात है कि ये जो रेनबो हमको दिखता है ये किस डायरेक्शन में दिखता है ना। तो ये जो है it is formed in the opposite direction of sun, opposite direction of sun है ना। सन अगर पीछे है तो हमको सामने जो वाटर ड्रॉप दिखेगा, तो सन से लाइट वाटर ड्रॉप्स में जा रहा है और उसके बाद वहां से ये सारा फिनोमेना होते हुए हमारे आंख में आएगा है ना, जो भी ऊपर में वाटर ड्रॉप्स है, और तब हमको वो रेनबो दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सन पीछे तरफ होना चाहिए। अगर हम सन को फेस करेंगे तो हमको रेन ड्रॉप नहीं दिखेगा। क्लियर है?
तो ये सारा कंडीशन हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि एक तो रेन शावर होना चाहिए और हमको दिखना किधर चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। क्लियर है? तो रेन शावर के बाद क्या रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होगा तो हमको वो प्रिज्म नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रिज्म के कारण ही ये डिस्पर्शन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया रेनबो का फॉर्मेशन। क्लियर है? कभी कभी ये डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, नेम द डिफरेंट फेनोमेना ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, है ना, या तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये सारा आप लोग को कर लेना होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। उसके अंदर भी बहुत सारा फिनोमेना है, अब उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। एक्चुअली क्या है, रिफ्रैक्शन जो कि एटमॉस्फेयर में हो रहा है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। अब उसके डिफरेंट लेयर्स में क्या है, अर्थ से जितना ऊपर जाएंगे तो उसका डेंसिटी क्या है, कम होता जाएगा। मतलब सबसे ऊपर में जो है वो रेयर रहेगा, उसके बाद जैसे ग्रेजुअली अर्थ की ओर आएंगे तो वो डेंसिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर का, तो सबका जो है डेंसिटी अलग अलग है। तो उसी को जैसे हम लोग डिफरेंट डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर अलग अलग है तो उस हिसाब से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कीजिए क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था म्यू इक्वल टू v1/v2, है ना। स्पीड से रिलेट करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ जो डिफरेंट लेयर्स है उसी को हम लोग अलग अलग मीडियम समझ सकते हैं, क्योंकि सबका जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज करता जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the Earth's atmosphere due to gradual change in the refractive indices of its different layers, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हो रहा है, क्योंकि वो डेंसिटी जो है वो अलग अलग हो रहा है ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद इस वजह से क्या क्या फिनोमेना डिफरेंट होता है ना, उसको एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, व्हाई इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक स्टार है। ठीक है, स्टार से जो लाइट आ रहा है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट ऐसे जा रहा है। अब क्या होता है, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वहां जैसे डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बढ़ते जाएगा ग्रेजुअली, है ना, इट विल इंक्रीज। अब डेंसिटी जैसे बढ़ेगा तो लाइट क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम लोग जानते हैं ना कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जैसे ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये डेंसिटी बढ़ा तो ये ऐसे हो गया, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये स्ट्रेट ऐसे जाना था तो फिर यहाँ पे जैसे ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइट जाना था तो ये स्ट्रेट ऐसे नहीं जाके ये इस तरह से यहाँ आके, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है ना, नाउ द लाइट एंटर्स द ऑब्जर्वर। अब हम लोग कोई भी चीज को कैसे देखते हैं, अगर जो ऑब्जर्वर को लाइट दिख रहा है इस पोजीशन में तो ही विल सी द लाइट और द स्टार इसी लाइन में स्ट्रेट यहाँ पे देखेगा उसको। हम लोग जो भी चीज देखते हैं तो जो आई लाइन, जो लाइन ऑफ साइट जो है ना, तो उसी लाइन में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर उसको लाइट यहाँ एंटर हो रहा है ना, तो ये स्ट्रेट ऐसे उसको यहाँ पे स्टार दिखेगा। ये हो गया अपरेंट पोजीशन। एक्चुअल स्टार यहाँ पे है, लेकिन अर्थ एटमॉस्फेयर में उसका जो लाइट ट्रैवल हो रहा है तो इट कीप्स ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फाइनली व्हेन इट रीचेस ऑब्जर्वर्स आई then observer can see the star position slightly higher, है ना। उसी लाइन में अगर वो देखेगा तो उसको स्टार यहाँ दिखेगा, एक्चुअल पोजीशन यहाँ है लेकिन थोड़ा सा हाई में उसको दिखेगा। ठीक है, देख लीजिए, एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर
इट मूव्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। सो व्हेन द लाइट रेज पास थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर है ना, ईच टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। हर एक बार जब लेयर चेंज हो रहा है ना, एक एक लेयर में जो डेंसिटी चेंज हो रहा है उसके चलते इट कीप्स ऑन बेंडिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। As a result, the apparent position of star is slightly higher than its actual position. क्लियर है। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड और हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक आ जाएगा कि क्यों स्टार का ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं Why do stars twinkle, है ना। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो वैरिंग डेंसिटी का होता है और हमेशा वो वेरी करते रहता है। ऐसा नहीं कि वो जो वेरिएशन है वो फिक्स्ड है ना, वो हमेशा चेंज होते रहता है। जो एयर है, एयर मूवमेंट है ना, कभी इधर एयर ज़्यादा है उधर कम है, इस तरह से जो डेंसिटी है वो चेंज होते रहता है। अब उसके लिए क्या होगा, जो स्टार इस ऑब्जर्वर को कहाँ दिख रहा था, है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, स्टार उसको मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। अब हमेशा इसी पोजीशन में नहीं दिखेगा, ये जो पोजीशन है ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। कभी यहाँ दिख सकता है ना, कभी यहाँ दिख सकता है, कभी यहाँ दिख सकता है। तो जो वेरिएशन इन लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, है ना, वो डेंसिटी वेरिएशन होते रहता है और इसके कारण ये जो पाथ है ये भी चेंज होते रहता है ना। तो उसके लिए ये ऑब्जर्वर कभी यहाँ दिखेगा, कभी उसको यहाँ दिखेगा, है ना। इस तरह से जो पोजीशन ऑफ स्टार है वो चेंज होता रहता है। साथ ही और एक क्या होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्वर के आंख में आ रहा है ना, वो भी फिक्स नहीं रहता है, उसमें भी वो कभी थोड़ा ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, ड्यू टू दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर, क्लियर है। और दिस गिव्स द ट्विंकलिंग इफेक्ट, है ना। कभी ज्यादा लाइट आएगा तो स्टार थोड़ा ब्राइट दिखेगा, कभी कम लाइट रहेगा तो फिर थोड़ा धीमा उसको दिखेगा, है ना, हल्का दिखेगा। तो ये जो ब्राइटनेस में जो वेरिएशन होते रहता है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है, तो इसी के वजह से स्टार्स ट्विंकल, ठीक है। देख लीजिए, as the light from the star enters the earth's atmosphere, it undergoes atmospheric refraction due to varying optical density of air at various altitudes. अलग अलग हाइट पे, है ना, जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो अलग अलग होता है। As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates, ठीक है, पोजीशन फ्लक्चुएट करता है। साथ ही क्या है, and the amount of starlight reaching our eyes increases and decreases continuously, हमेशा वो घटता बढ़ता रहता है। Thus the stars sometimes appear brighter and at some other times they appear fainter, ठीक है, which causes the twinkling effect, क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ के लिखेगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, स्टार्स ट्विंकल होता है लेकिन प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। हम लोग प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं लेकिन उसमें हम लोग को ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखता है। इसका क्या कारण है, स्टार्स जो है उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है प्लैनेट से रिलेट करें तो। प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर है ना, तो अर्थ के नजदीक में है वो सारा, लेकिन जो स्टार्स है काफी दूर है। तो प्लैनेट्स जो हम लोग को दिखता है तो उसको हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स मान सकते हैं। स्टार्स जो है वो पॉइंट सोर्स है ना, जस्ट एक पॉइंट जैसे, और प्लैनेट जो है उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंडेड सोर्स मान लीजिए, इस तरह से एक्सटेंडेड सोर्स है। अब इससे क्या होता है, तो ये जो एक्चुअली क्या है, वो सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसको सोर्स ऑफ लाइट अगर मानते हैं, तो यहाँ से जो लाइट आ रहा है तो मान लेते हैं कि इसके इस पॉइंट से मान लेते हैं उस टाइम में ज्यादा लाइट आया, उसी के नेक्स्ट पॉइंट में मान लेते हैं वो कम लाइट आया, है ना। अगल बगल जो बाकी पॉइंट्स है तो किसी में ज्यादा किसी में कम। तो इस तरह से जो एक्सटेंडेड सोर्स होने के कारण जो पूरा जो इफेक्ट होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट जो होगा, वो हम लोग अलग से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। मतलब वो क्या है कि कभी ज्यादा कभी कम, तो वो अलग अलग जो पॉइंट्स है अगल बगल में, तो सबका मिला के जो नेट इफेक्ट है वो सेम दिखता है, ठीक है। तो वो डिटेक्शन हम लोग नहीं कर पाते, जैसे कि स्टार में हम लोग कर पाते थे कि कभी ज्यादा लाइट है कभी कम, क्लियर है। और इसी कारण से प्लैनेट्स में ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसका लार्जर साइज है, एज प्लैनेट्स आर ऑफ लार्जर साइज एंड मच क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स, दे एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्सेस ऑफ लाइट,
ठीक है। सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी रिसीव फ्रॉम द प्लैनेट्स इज वेरी लार्ज, है ना। इंटेंसिटी मतलब क्या है, जो भी अमाउंट ऑफ लाइट हम लोग एक टाइम में हमको मिल रहा है ना, वो जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो इतना ज़्यादा है कि जो वेरिएशन इन ब्राइटनेस है ना, दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जो भी वेरिएशन हो रहा है वो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर है, सारा मिला के जो एवरेज इफेक्ट है वो सेम ही रहता है, एंड हेंस प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। क्लियर है। अब इसके बाद और भी फिनोमिना है, उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है ना। स्कैटरिंग करना मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग, है ना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा एंड देन द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड टू आवर आइज, तभी वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना। तो जब तक वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग होता है इसमें भी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रहा है और वो सभी डायरेक्शन में उसको स्कैटर कर दे रहा है ना। तो वही है कि सभी डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसी को स्कैटरिंग कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो जनरली ब्लू लाइट को स्कैटर करता है, और जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ होता है रेड लाइट का, है ना, तो उसको स्कैटर करते हैं। तो वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, while particles of large size scatter light of longer wavelength। तो जो भी जो स्पेक्ट्रम में क्या है, विबग्योर है ना, तो जो ब्लू एंड में है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारा जो है तो फाइन पार्टिकल्स उसको स्कैटर करेंगे। और जो रेड साइड में हो गया ऑरेंज, रेड, ये सारा, तो उसके लिए जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे, और जो मीडियम पार्टिकल्स है वो बीच में ग्रीन और येलो, ये सारा जो लाइट है ना। तो वेरियस पार्टिकल्स अगर हैं तो जो सारा मिला के जो स्कैटर्ड लाइट होगा तो वो पूरा व्हाइट दिखेगा, है ना। वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स अगर होंगे, और वहीं ओनली फाइन पार्टिकल्स होंगे तो ब्लू लाइट, है ना, और जो लार्जर पार्टिकल्स है तो रेड लाइट। क्लियर है। अब उसी में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। तो रीजन यही है क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में जनरली क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स काफी स्मॉल है, तो स्मॉलर पार्टिकल्स जो है दे स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। तो जो लाइट स्कैटर्ड हो जाता है मतलब दे आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, तो वही लाइट हमारे आंख में आएगा। और ह्यूमन आई में क्या है ना कि ह्यूमन आई मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट है ना। वायलेट और इंडिगो हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो उसमें ब्लू लाइट जो है तो वो हमारे आंख में आ जाता है ना। हमारा आंख जिसमें जो सेंसिटिव है टू ब्लू लाइट, सो इट कैन सी द कलर एज ब्लू, तो स्काई हमको ब्लू दिखेगा। ठीक है। दिस इज बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है। जो विजिबल लाइट में जो सारा कलर्स है तो उसमें ओनली जो स्मॉल पार्टिकल्स है दे स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है। आवर आई इज मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट देन द वायलेट लाइट। ठीक है। वायलेट ब्लू से भी उसका वेवलेंथ स्मॉल है, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा आंख जो है इट इज सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। Therefore, the scattered blue light enters our eyes and the sky appears blue. Clear है? Next question है, why does the sky appear dark instead of blue to an atmosphere? अब देखिए, जहां स्कैटरिंग नहीं होगा तो वहां कोई कलर नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा। अब जो भी एस्ट्रोनॉट है ना, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफी दूर है तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी नो पार्टिकल्स। अब कोई पार्टिकल्स ही नहीं रहेगा तो स्कैटरिंग नहीं होगा, है ना, क्योंकि लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ेगा और तभी वो स्कैटर्ड होगा। क्लियर है। तो इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर देन देयर विल बी नो पार्टिकल्स प्रेजेंट, सो देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। फॉर एस्ट्रोनॉट्स फार फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ द स्काई अपीयर्स डार्क एज देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बस क्लियर है। दो ही पॉइंट्स है कि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे तो स्कैटरिंग नहीं होगा, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो जो भी कोई भी कलर नहीं दिखेगा, है ना, तो इट विल अपीयर डार्क। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सनराइज एंड सनसेट आर रेड।
है ना। अर्ली मॉर्निंग हम लोग रेड देखते हैं, उसी तरह सनसेट के समय भी वो रेड दिखता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, सनराइज और सनसेट के समय सन जो है दैट इज इन द होराइजन, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस है वो काफी लॉन्ग होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो भी लाइट है तो उसमें अधिकतर क्या होता है, जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाता है। तो होराइजन से ऑब्जर्वर के आई तक पहुंचते पहुंचते अधिकतर जो ब्लू लाइट है ना, वो सारा स्कैटर्ड हो जाता है। और चूंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा लंबा है ना, इट इज हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ, देयरफॉर इट रीचेस आवर आईज, ठीक है। देखिए, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सनलाइट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, है ना। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो बिफोर रीचिंग आवर आईज, ठीक है, वो डिस्टेंस इतना हमारे आंख तक पहुंचने से पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। नियर द होराइजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे, ठीक है। तो वो सारा स्कैटर्ड अवे है ना, सारा डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो गया। Therefore, more red light reaches our eyes than any other color. अधिकतर लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो गया, तो जो लाइट हमारे आंख में पहुंच रहा है दैट इज रेड, इसीलिए उस समय वो रेड दिखता है, ठीक है। और जैसे धीरे धीरे सन ऊपर आते जाता है तो वो डिस्टेंस कम होते जाता है, और उसमें क्या होता है कि सारे लाइट का स्कैटरिंग होता है, तो ऑब्जर्वर के आंख में वो सारे स्कैटर्ड लाइट आते हैं, तो वो उस समय हम लोग उसको वाइट देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब होराइजन में है देन इट अपीयर्स रेड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, एडवांस्ड एंड डिलेड सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। सनराइज होने से पहले ही हम लोग को सन दिख जाता है और सनसेट के बाद भी हम लोग को सन दिखता है। एक्चुअली क्या है, हम लोग सनराइज और सनसेट किसको मानते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना होराइजन, है ना, वो जो लाइन है, तो वो होराइजन जो है उससे अगर नीचे जाता है ना, तो उस होराइजन से नीचे जाने से ही हम लोग बोलेंगे सनसेट हो गया, या उस होराइजन से ऊपर आने से बोलेंगे सनराइज हो गया। जैसे ये वाला फिगर है ना, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ हम लोग खड़े होते हैं, यहाँ से हम लोग सनराइज या सनसेट जो देखते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज होराइजन, ठीक है। अब उस होराइजन से ऊपर अगर आएगा तो इट विल बी सनराइज, उससे नीचे जाने से सनसेट। अब यहाँ जो एडवांस सनराइज होता है या डिलेड सनसेट, तो ये भी उसी तरीके से होता है जैसा कि हम लोग देखे थे ना अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ठीक है। तो उसी तरीके से अपरेंट पोजीशन में हम लोग क्या देखे थे, जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार था उससे हायर पोजीशन में हम लोग को दिखता था, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ जब सन यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से जब ये ऑब्जर्वर के आई में सनलाइट आ रहा है, तो वो सनलाइट भी वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से पार होते हुए आ रहा है, ठीक है। अब इट ऑल्सो गोज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इट कीप्स ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उस तरीके से जब ये ऑब्जर्वर के आई में आता है तो ऑब्जर्वर उसको जो अपने लाइन ऑफ साइट में जो देख पाता है, तो दैट इज अबव द होराइजन, है ना। मतलब अपरेंट पोजीशन ऑफ सन इज हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, इसीलिए सन होराइजन से ऊपर आने से पहले ही हमको सन दिख जाता है, तो दैट इज एडवांस सनराइज। उसी तरीके से जब सन होराइजन से नीचे चला जाता है तब भी हमको दिखता है ना, दैट इज डिलेड सनसेट। जैसे इस लाइन से नीचे चला गया मतलब सनसेट हो गया, लेकिन ये कुछ देखिए कुछ दूर तक नीचे चले जाने के बाद भी वो हमको दिखता है, ठीक है। तो वही है, एक्चुअल सन राइजेस व्हेन इट इज अबव द होराइजन इन द मॉर्निंग एंड एक्चुअल सन सेट्स व्हेन इट इज बिलो द होराइजन इन द इवनिंग, क्लियर है। When the sun is slightly below the horizon, the light rays move through the different layers of atmosphere having varying refractive indices. ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, and get bent towards the normal. These rays appear to come from the apparent position of the sun, which is above the horizon. So due to atmospheric refraction, we can see the sun few minutes before it actually rises, and similarly few minutes after it has actually set.
क्लियर है, सिंपल है ना। जो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार था सेम उसी तरीके से हम लोग वही रीजनिंग देंगे, है ना। वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ एटमॉस्फेयर से सनलाइट आ रहा है ना, एंड देयरफॉर इट गेट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर हमको जो रे दिखता है इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अबव द एक्चुअल पोजीशन, है ना, तो वही अबव द होराइजन हो जाता है। क्लियर है। तो हमको लगता है कि हम लोग ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख चुके हैं। तो ये सारा क्या है, थोड़ा सा समझकर याद कीजिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।